फजील बोला, ये मैं नहीं जानता। फरीदी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा भेष उसी ने बदला था? फिर उसने एक और सवाल किया, क्या तुम्हें सर बथाल पर भरोसा है? फजील थोड़ा रुक कर बोला, आखिर उसकी वजह क्या है? वो बोला, मैंने बताया ना कि वो मेरे पिता का दोस्त है। फरीदी ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं। वो बोला, फिर भला उसे बेकार में खुद को उनका दोस्त बताने की क्या ज़रूरत थी? फरीदी ने कहा, हो सकता है उस रुमाल को हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया हो। फजील कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह थके हुए अंदाज में बोला, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। फरीदी उठते हुए बोला, खैर ये सब मुझे देखना है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फरीदी और हमीद तहखाने से बाहर आ गए। हमीद ने पूछा, वो गूंगा अचानक बोल कैसे पड़ा? फरीदी ने जवाब दिया, मैंने उसे चुभन दी थी। हमीद बोला, अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद वो गूंगा ही बना रहता। फरीदी ने कहा, हम लोग अरबी में बात कर रहे थे। फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम उस बातचीत का मतलब जान लो तो चौंक जाओगे। हमीद बेचैनी से बोला, कुछ बताइए भी। फरीदी ने उसे अपनी और फजील की बातचीत का सार समझा दिया। हमीद ने पूछा, क्या इस घटना से आपको कोई ख़ास रास्ता मिलेगा? फरीदी ने कहा, सीधे रास्ते का नहीं, लेकिन ये एक पगडंडी ज़रूर दिखा रहा है, और वह पगडंडी एक अंधेरे घने जंगल की तरफ जाती है, जहाँ पहुंचकर हमें खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमीद बोला, शायद आप इशारा सर बथाल की तरफ कर रहे हैं। फरीदी ने सोचते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा सही है। फरीदी बोला, अली फजल की हत्या ऐसी जगह हुई थी जिसके बारे में वहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ बुरी आत्माओं के वास है। मोहम्मद फजील की बात भी इसी तरफ इशारा करती है। मुझे उस जगह का नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि यह घटना मिस्र के किसी समुद्री गांव में हुई थी। फरीदी कुछ सोचकर आगे बोला, लेकिन सर बथाल का इस घटना से क्या संबंध हो सकता है? तुमने ही बताया था कि वह कई दिनों तक फैशनेबल औरतों के रुमाल चुराता रहा। इससे तो यही पता चलता है कि वह हसीना को पहचानता नहीं था। फरीदी चुप होकर सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, एक साधारण सा रुमाल जिसके लिए 3 हत्याएं हो चुकी है। हमीद बोला, अरे ज़रूर कोई खजाने वजाने का मामला होगा, और फिर मिस्र तो बहुत रहस्यमय देश है। फरीदी ने बात काटते हुए कहा, मिस्र बिल्कुल भी रहस्यमयी नहीं है। कुछ अंग्रेज़ों की बीमार सोच ने उसे रहस्यमयी बना दिया है। हम लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि अंग्रेज़ अंधविश्वासी नहीं होते, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से बहुत से लोग इतने अंधविश्वासी होते हैं कि हमारी दादियाँ भी उनसे बेहतर होगी। हमीद बोला, फिर भी मामला कुछ ऐसा ही लगता है। फरीदी ने कहा, लेकिन ये मत भूलो कि अली फजील एक सैन्य जासूस था, और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने इटालियन सेना के कई ठिकाने तबाह कर दिए थे। हमीद बोला, तो उससे क्या होता है? क्या वह किसी खजाने के चक्कर में नहीं पड़ सकता? फरीदी बोला, देखो 20वीं सदी के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते। हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप खुद सर जॉर्ज के साथ जंगलों में क्यों घूमते रहे थे? फरीदी बोला, मैं सिर्फ उस मूर्ति का रहस्य जानना चाहता था, मुझे पहले से ही खजाने की उम्मीद नहीं थी। हमीद ने कहा, तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि उस रुमाल का राज जानने के लिए किसी ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। हमीद बोला, ठीक है, मान लिया। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये तो बताओ। हमीद ने ऊब कर कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ये बताइए कि वह आपके हाथ कैसे लगा। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से। रात को मैं क्लब से निकलकर सर बथाल के बंगले की तरफ गया था। मेरा इरादा था कि उसके बंगले में घुसकर तलाशी लूँ। तभी मैंने देखा कि सर बथाल और फजील बंगले से बाहर निकल रहे हैं। मैंने अपना इरादा बदल दिया। हालांकि तलाशी लेने का वो सबसे अच्छा मौका था, लेकिन जैसे ही मैंने फजील को देखा मैं समझ गया कि उसने नकली दाढ़ी लगाई हुई है। मैंने सोचा कि इनका पीछा करना चाहिए।
मैं भी उनके पीछे पीछे क्लब तक गया। तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं मुख्य दरवाजे के पास रखे बड़े गमले के पीछे छिपा हुआ था। फिर जब तुम उनका पीछा कर रहे थे, मैं तुमसे लगभग 50 कदम पीछे चल रहा था। गली में तुम सर बथाल के जूतों की आवाज़ के पीछे आगे बढ़ गए, लेकिन मुझे टीवी से सामना करना पड़ा। सर बथाल चलते समय फजील को उसके हवाले करके खुद आगे बढ़ गया था। तुम्हारी तरह मैं भी धोखा खा जाता, लेकिन टीवी की टॉर्च ने उसका राज खोल दिया। उसे लगा था कि गली पूरी तरह सुनसान है, इसीलिए वह आराम से टॉर्च इस्तेमाल कर रहा था। और फजील को कंधे पर उठाकर अपने घर में घुसने ही वाला था कि मैं उस पर टूट पड़ा। एक हाथ से मैंने फजील को संभाला और दूसरे हाथ से टीवी का मुंह दबाकर उसका सिर दीवार से टकरा दिया। वो बिना आवाज़ निकाले वही बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। मेरे तहखाने में कितनी कहानियाँ जन्म ले चुकी है। फरीदी चुप हो गया। उसकी नज़रें मेज़ पर रखी ऐश ट्रे पर टिकी थी। हमीद अपने पाइप में तंबाकू भर रहा था। उसने पूछा, तो अब हमारा अगला कदम क्या होगा? फरीदी मुस्कुरा कर बोला, आखिर बात क्या है? तुम इस केस में बहुत दिलचस्पी ले रहे हो। हमीद ने गंभीरता से कहा, असल में आजकल मैं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा ऊब गया हूँ। फरीदी ने पूछा, अच्छा, सब ठीक तो है? हमीद ने भारी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फरीदी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आज से पहले उसने हमीद को इस हालत में कभी नहीं देखा था। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कोई नई शरारत होगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ हमीद सच में गंभीर है। फरीदी ने पूछा, आखिर बात क्या है? हमीद बोला, कुछ नहीं, लेकिन मैं उन दोनों को किसी मुसीबत में फंसा दूंगा। फरीदी ने पूछा, कौन दोनों? हमीद गुस्से में बोला, क्या आपको नहीं पता कि शहनाज आजकल एक कैप्टन के साथ देखी जा रही है? फरीदी मुस्कुरा कर बोला, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। घर वाला उस कैप्टन को सलामत रखे। हमीद नाराज़ होकर बोला, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फरीदी ने हंसते हुए कहा, कहीं वो कैप्टन तुम तो नहीं हो? हमीद बोला, आपको मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए। फरीदी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। हमीद बोला, उस कैप्टन का नाम खावर है। फरीदी अचानक चौंक गया, क्या वही जो मून स्ट्रीट में रहता है? हाँ, वही। इतने में फ़ोन बजा। फरीदी ने फ़ोन उठाया और फिर कहा, कैप्टन खावर को एक अंग्रेज़ अफसर के साथ टीवी के घर से निकलते देखा गया है। लगता है सर बथाल ने बहुत बड़ा जाल बिछाया है। इस मामले में सिर्फ रुमाल और कत्ल ही नहीं, इसके पीछे कुछ और भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्यों? अगर उसने खावर को हसीना के कत्ल से पहले ही शहनाज के पीछे लगा दिया था, तो इसका मतलब है कि वह हसीना को पहचानता था। और अगर ऐसा था तो वह दूसरी औरतों के रुमाल क्यों चुराता रहा? फरीदी फिर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने हमीद से कहा, तुम आज शहनाज से मिलो। मैं हरगिज़ नहीं मिलूँगा। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मेरा अंदाज़ा बहुत कम ही गलत निकलता है। मैं उससे मिलकर क्या करूँगा? सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा शक कितना सही है, फरीदी ने कहा। और हाँ, ये बिल्कुल जाहिर मत होने देना कि तुम खावर को उसके साथ देख चुके हो। लेकिन क्या सच में हमें धोखा दे सकता है? हमीद ने बेचैनी से पूछा। हाँ, अनजाने में सच भी धोखा दे सकता है। तुम्हारे ज़रिए, मेरा मतलब यह है कि शहनाज को किसी भी अहम बात के बारे में कुछ मत बताना, फरीदी ने कहा। हो सकता है वो बातों बातों में खुद ही कुछ बता दे। मैंने कभी उससे ऐसी कोई बात नहीं की, हमीद बोला, और अब तो इसका सवाल ही नहीं उठता। फरीदी बोला, खैर, ये अच्छी बात है। तुम तब तक किसी काम के आदमी नहीं बन सकते जब तक थोड़ा भावनात्मक दर्द और बेचैनी महसूस न करो। अगर शहनाज वैसी नहीं भी है तो भी ये सोचना शुरू करो कि वह तुम्हें धोखा दे रही है।
इससे तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होगी और यही बेचैनी तुम्हें जोखिम उठाने की हिम्मत देगी। और जब तुम इस हालत तक पहुंच जाओगे तो सारा काम आसान हो जाएगा, समझे? हमीद बिना कुछ जवाब दिए उठकर चला गया, लेकिन उसके अंदाज में ज़रा भी नाराज़गी नहीं थी। हमीद के जाने के बाद फरीदी ने फ़ोन पर किसी को कुछ निर्देश दिए और कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। उसकी कार शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ रही थी और वह खुद गहरी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने कार ऑफिस की तरफ मोड़ दी। वो अभी अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि सुपरिटेंडेंट के चपरासी ने आकर कहा, साहब ने बुलाया है। फरीदी उनके कमरे में पहुंचा। सुपरिटेंडेंट कुछ परेशान लग रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने बैठने का इशारा किया। सुपरिटेंडेंट बोले, तुम्हारे असिस्टेंट की वजह से मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हो रही है। फरीदी ने कहा, मैं समझा नहीं। वो टीवी के घर में क्यों घुसा था? मैंने भेजा था, फरीदी ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? सुपरिटेंडेंट झुंझला कर बोले। फरीदी बोला, दिलकशा होटल की घटना की जांच के लिए ये मेरा तरीका था। सुपरिटेंडेंट बोले, लेकिन वो केस अभी आधिकारिक तौर पर हमारे पास नहीं आया है। फरीदी मुस्कुराया, एक न एक दिन तो आना ही है और ये मामला सिविल पुलिस के बस का नहीं है। सुपरिटेंडेंट गुस्से में बोले, तो तुमने कैसे मान लिया कि ये केस तुम्हें ही दिया जाएगा? फरीदी बोला, क्योंकि आम तौर पर यहाँ यही होता है। सुपरिटेंडेंट तुनक कर बोले, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि यहाँ तुम्हारे अलावा सब बेवकूफ़ हैं? फरीदी ने उन्हें तेज़ नज़र से देखा, फिर नज़र फेर ली। सुपरिटेंडेंट आगे बोले, तुम्हारे असिस्टेंट पर एक और आरोप है कि वह शहर की शरीफ लड़कियों को परेशान करता है। क्या? फरीदी चौंक कर बोला, एक आदमी ने फ़ोन पर इसकी शिकायत की है। कौन है वो? फरीदी ने दिलचस्पी से पूछा। कैप्टन खावर, सुपरिटेंडेंट ने कहा। वो बहुत गुस्से में था। उसने बताया कि हमीद उसकी मंगेतर, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। शहनाज। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ, तो तुम्हें इसके बारे में पता है? सुपरिटेंडेंट ने तेज़ आवाज़ में कहा। फरीदी ने शांति से कहा, जी हाँ, लेकिन आप ज़रा अपने लहजे में नरमी लाइए। वो कुछ दिन पहले हमीद की भी मंगेतर रह चुकी है। सुपरिटेंडेंट गुस्से में बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने विभाग की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरीदी मुस्कुराया और बोला, तो इस मामले में आप क्या करेंगे? सुपरिटेंडेंट, जो हाल ही में यहाँ आया था, फरीदी के इस अंदाज से चिढ़ गया। वो बोला, तुम्हें ये भी नहीं पता कि अफसरों से कैसे बात की जाती है? फरीदी ने जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह पता है। और वह खड़ा हो गया। सुपरिटेंडेंट बोला, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। फरीदी ने ठंडे अंदाज में कहा, बेहतर है, आपके ऊपर वाले मुझे आपसे ज़्यादा जानते हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। फरीदी अपनी मेज़ पर आकर फाइलें देखने लगा। उस चिड़चिड़े अफसर की बातों से उसका मूड ख़राब हो गया था। वह ऐसी बातों का आदी नहीं था। जिसकी इज्जत खुद इंस्पेक्टर जनरल तक करता हो, उसके लिए सुपरिटेंडेंट की क्या अहमियत थी? करीब 2 घंटे बाद डीआईजी का अर्दली उसकी मेज़ के पास आकर खड़ा हो गया। डीआईजी ने फरीदी को अपने कमरे में बुलाया। हमेशा की तरह उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, मिस्टर फरीदी, मेरा ख्याल है आजकल आप ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं। फरीदी ने जवाब दिया, आपका ख्याल सही है। डीआईजी बोले, वो दिलकशा होटल वाला केस अब हमारे पास आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच तुम करो। मामला बहुत उलझा हुआ है। फरीदी ने कहा, जैसा आप आदेश दे। क्या आप ये केस सीधे मुझे दे रहे हैं? डीआईजी बोले, हाँ, मैंने इसे सुपरिटेंडेंट के ज़रिए देना ठीक नहीं समझा। फरीदी मुस्कुराकर चुप हो गया। डीआईजी आगे बोले, देखो, सुपरिटेंडेंट नया है और सिविल पुलिस से आया है। मेरा मतलब यह है कि तुम समझदार और अनुभवी हो। फरीदी बोला, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऑफिस की घड़ी ने 4 बजाए और फरीदी घर लौट आया।
हमीद उसका इंतज़ार कर रहा था। फरीदी ने पूछा, तो क्या खबर लाए हो? हमीदी बोला, कैप्टन खावर बेवजह उसके पीछे पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी से वो शहनाज को परेशान कर रहा है। वह कई बहाने बनाकर उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही है, लेकिन खावर पर कोई असर नहीं पड़ता। फरीदी सोचते हुए बोला, हालात अच्छे नहीं लग रहे। फिर उसने सुपरिटेंडेंट के साथ हुई अपनी बातचीत हमीद को बताई। हमीद हैरानी से हंसने लगा। फरीदी ने पूछा, इसका मतलब समझते हो? हमीद बोला, नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। फरीदी गंभीर होकर बोला, कैप्टन खावर का भी वही हाल होने वाला है जो उस मजदूर का हुआ था जिसने लड़की से रुमाल छीना था। ऐसा क्यों? कोई उसे बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा रहा है। ओह, समझ गया। हमीद ने मतलब भरे अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा। फरीदी बोला, लेकिन इससे तुम्हारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? खावर तुम्हारे बारे में पहले ही बदनामी कर रहा है। अगर वो मारा गया तो जाहिर है तुम्हारा नाम ज़रूर लिया जाएगा। हमीद जल्दी से बोला, लेकिन शहनाज इसका विरोध करेगी। फरीदी ने गंभीर होकर कहा, और अगर उसे भी गायब कर दिया गया तो? ये मत समझो कि अपराधी अनजान है। हालात से साफ लगता है कि उन्हें हमारी हरकतों का पता चल चुका है। हमीद घबरा कर बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम तो जैसे जाल में फंस गए। फरीदी मुस्कुराया, मैं ऐसा नहीं सोचता। हमीद कुछ देर तक चुप रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। फिर बोला, सच में मेरी हालत खतरे में है। क्यों न शहर छोड़ दिया जाए? फरीदी ने कहा, नामुमकिन। मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है। अब देखना है कि वो कितना सही निकलता है। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत भी हो। हमीद बेचैनी से बोला, आपका अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। फरीदी ने बात बदलते हुए कहा, खैर इन बातों को छोड़ो। आज रात हमें सर बथाल के खिलाफ कुछ करना होगा। हमीद बोला, आप जो कहे वही करेंगे। फरीदी ने कहा, बथाल के घर की तलाशी लेना ज़रूरी है। हमीद बोला, लेकिन उसने अपने घर में कोई सबूत क्यों छोड़ा होगा? फरीदी ने जवाब दिया, मुझे किसी ख़ास चीज़ की तलाश नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं उसे कानून के शिकंजे में फंसा सकूं। हमीद बोला, तो वो रुमाल के अलावा और क्या हो सकता है? फरीदी बोला, रुमाल? तुम भी अजीब आदमी हो। क्या तुम उस मारी गई लड़की का रुमाल पहचानते हो? हमीद झुंझला कर बोला, मैं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हूँ। क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? हमीद चिढ़कर बोला। फरीदी मुस्कुराकर बोला, गुस्सा मत करो, ये मानसिक तनाव बेवजह है। मैंने तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं समझा था। हमीद बोला, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन फरीदी हंसकर बोला, शहनाज? हमीद चुप हो गया। इस दौरान बाहर अंधेरा हो चुका था। दोनों बातचीत में इतने खोए हुए थे कि कमरे में लाइट जलाना भी भूल गए थे। फरीदी उठकर स्विच की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पूरी इमारत में ज़ोरदार धमाके जैसी गूंज फैल गई। एक झटका सा महसूस हुआ। दीवारें और छत हिलने लगी। फरीदी ने तुरंत लाइट जलाई और इधर उधर देखने लगा। हमीद हैरान होकर उसका चेहरा देख रहा था। बरामदे में नौकरों के भागते कदमों की आवाज़ें आने लगी। एक पल के लिए फरीदी झिटक गया, फिर उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा और खतरनाक गंभीरता आ गई। वो घायल भेड़िए की तरह गरजता हुआ तहखाने की तरफ दौड़ा। हमीद भी उसके पीछे पीछे भागा। बरामदे में सारे नौकर खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फरीदी और हमीद को इस हालत में देखकर उनकी हैरानी और बढ़ गई, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। दोनों तहखाने में पहुंचे। फरीदी ने फर्श पर बिछी कालीन हटाई और अगले ही पल चौंक कर पीछे हट गया। तहखाने के ढक्कन की दरारों से धुआं निकल रहा था। धुएं की पतली लकीरें कमरे की हवा में फैल रही थी। फरीदी ने हमीद को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और फिर तहखाने का ढक्कन खोलकर खुद भी बाहर आ गया।
तभी धुएं का एक बड़ा गुबार दरवाजे की तरफ फैल गया। हमीद सब समझ गया। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर दरवाजे की तरफ तान दी। 1, 2। फरीदी धीरे से बुदबुदाया, बेकार, बिल्कुल बेकार, हम धोखा खा गए। कुछ देर बाद धुआं छट गया। फरीदी और हमीद फिर कमरे में दाखिल हुए। कमरे में बारूद की तेज़ बदबू फैली हुई थी। फिर वे तहखाने में गए, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। मेज़ पर एक कागज़ रखा था। उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। फरीदी उसे पढ़ने लगा और अचानक फिर से गुस्से में तड़पने लगा, जैसे कोई घायल दरिंदा हो। वो धीरे से बोला, अच्छा, देखा जाएगा। फरीदी कोई मामूली आदमी नहीं है। हमीद हैरानी से उसे देख रहा था। वो बोला, वो भाग गया? फरीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। झट से फर्श की जांच करने लगा। अचानक उसके मुंह से निकला, ओह। फिर वह सीधा खड़ा होकर हमीद की तरफ देखने लगा। वो बोला, आज से बड़ा बेवकूफ़ शायद कोई नहीं होगा। हमीद कुछ नहीं बोला, बस सवाल भरी नज़रों से उसे देखता रहा। फरीदी बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों तहखाने से बाहर आ गए। हमीद ने पूछा, उस कागज़ पर क्या लिखा था? फरीदी पढ़कर समझाने लगा। उस कागज़ में लिखा था, जो भी इस रुमाल का राज जानने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। ये रुमाल 2000 साल पुराने मकबरे से निकाला गया था, फ़िरौन की बेटी लामिया के मकबरे से। ये रुमाल शापित है। इसका राज जानने वाले की सज़ा मौत है। हमीद डर गया, लेकिन फरीदी बोला, ये सब बकवास है। कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब इंसानों का खेल है। एक छोटा सा टाइम बम था जो उसने कहीं छिपा रखा था। हमारी गैर मौजूदगी में वो किसी तरह तहखाने से निकल गया और जाते जाते टाइम बम लगा गया। तय समय पर बम फट गया। चूँकि वो बंद जगह में फटा था, इसलिए ज़ोरदार धमाके की बजाय सिर्फ हल्की गूंज और घरघराहट सुनाई दी। बम ज़्यादा ताकतवर नहीं था, वरना कमरे का फर्श ही धंस जाता। हमीद ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बथाल के अलावा कोई और भी इस रुमाल में दिलचस्पी ले रहा है, बल्कि असल में उसी के पास ये रुमाल है। फरीदी सोचते हुए बोला, ये एक नया रहस्य पैदा हो गया है, लेकिन सर बथाल की स्थिति अभी मेरे दिमाग में साफ नहीं हो रही। हमीद बोला, मेरा ख्याल है कि उसने उसी मकसद से उस आदमी को टीवी के हवाले किया था, ताकि वह उसे ज़बरदस्ती रुमाल हासिल कर ले। फरीदी ने कहा, यह तो साफ बात है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बयान के मुताबिक जिस रात हसीना से रुमाल छीना गया, उस रात सर बथाल ने खुद किसी का रुमाल नहीं छीना था। हमीद सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि वह मजदूर सर बथाल का आदमी हो जिसने रुमाल छीना, और फिर किसी दूसरे आदमी ने उसे मारकर रुमाल अपने पास रख लिया हो? इस तरह सर बथाल कोशिशों के बावजूद खाली रह गया हो। फरीदी ने कहा, यह भी हो सकता है। फिर कुछ देर सोचकर बोला, लेकिन तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि सर बथाल हम लोगों से अनजान नहीं था। हमीद ने पूछा, क्यों? फरीदी बोला, अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतना बड़ा शिकार दूसरों के भरोसे छोड़कर खुद वहाँ से नहीं जाता। फरीदी कुछ देर और सोचता रहा। उसकी आंखों में दबा हुआ जोश साफ नजर आ रहा था। वह अचानक उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने हमीद की तरफ देखकर कहा, लेकिन सोचो, उस वक्त टीवी वहाँ क्या कर रहा था? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एक सोची समझी योजना थी और हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ है, पहले दर्जे के मूर्ख। लेकिन याद रखो, कैप्टन खावर अब कुछ ही घंटों का मेहमान है। हमीद झुंझला कर बोला, मुझे समझ नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। सर बथाल से इसका कैप्टन खावर से क्या संबंध है? फरीदी बोला, ठहरो। वो टेलीफोन के पास गया, रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। हेलो, इंक्वायरी, मिस्र का दूतावास, शरीफ अजीज़। क्या वे वही हैं? उनके बंगले का फ़ोन नंबर बताइए।
फिर उसने दूसरा नंबर मिलाया। हेलो, क्या शरीफ अज़ीज़ बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर फ़रीदी बोल रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। क्या हाल ही में किसी ने मिस्र जाने के लिए वीज़ा की अर्ज़ी दी है? जी। ज़रा रुकिए, मैं नोट करता हूँ। नाम क्या बताया? अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। कल मिलते हैं। दिलकुशा में चाय और खाना साथ करेंगे। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। मैडम फ़िरोज़ा को भी मेरा सलाम कहिए। अच्छा, अलविदा। फरीदी ने फ़ोन रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह हमीद की तरफ मुड़ा और बोला, सुना तुमने? सर बथाल मिस्र जा रहा है। उसने मिस्र के दूतावास में वीज़ा के लिए आवेदन दिया है। हमीद झुंझलाकर बोला, दे दिया होगा, लेकिन मुझे तो कैप्टन खावर की होने वाली मौत की चिंता खाई जा रही है। फरीदी मुस्कुराया। क्यों? अपने दुश्मन से इतनी मोहब्बत हो गई? हमीद बोला, मोहब्बत नहीं, बेवजह फंसने और सज़ा मिलने का डर है। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। फरीदी बोला, डरो मत, बेकार की चिंता मत करो। ये सब मुझ पर छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। हमीद ने पूछा, काम? अब कौन सा काम? शहनाज को कहीं गायब कर दो, फरीदी ने कहा। हमीद बोला, गायब कहाँ करूँ? क्या यही लाकर तहखाने में? फरीदी ने कहा, नहीं, तहखाने का राज अब खुल चुका है। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फरीदी ने रिसीवर उठाया। हेलो, फरीदी बोल रहा हूँ। जी? क्या? हाँ हाँ, हमीद यही मेरे पास है। तो मेरा अंदाज़ा सही निकला? ठीक है, इसे साबित करना अब मेरा काम है। आप चिंता न करें, न आपकी नौकरी पर कोई असर पड़ेगा न मेरी पर। फरीदी ने फ़ोन रख दिया। अब उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। हमीद ने पूछा, कौन था? फरीदी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब। शहनाज गायब हो गई है और उसके ममेरे भाई कैप्टन खावर ने शक के तौर पर तुम्हारा और मेरा नाम भी लिखवा दिया है। हमीद बोला, लेकिन वो तो कहती थी कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। फरीदी ने कहा, पुलिस को इससे क्या मतलब? उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हमीद घबरा कर बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। फरीदी हल्का मुस्कुराया, बहुत नहीं, इतना ज़रूर है कि शायद जल्द ही तुम्हें कैप्टन खावर के अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करना पड़े। हमीद बेचैनी से बोला, जाने दो खावर को, शहनाज के लिए क्या किया जाए? फरीदी ने शांत होकर कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सर बथाल को मिस्र जाने के लिए वीज़ा तब तक नहीं मिल सकता जब तक मैं न चाहूँ। तो क्या ये सब सर बथाल की ही चाल है? मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन वो तहखाने वाला मामला? फ़िलहाल उसे भूल जाओ। हमीद ने झुंझला कर पूछा, आखिर सर बथाल हमें फंसाना क्यों चाहता है? फरीदी कुछ सोचने लगा। हमीद बोला, और ये सुपरिटेंडेंट हमें क्यों परेशान कर रहा है? फरीदी ने कहा, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है, देखना पड़ेगा। 8 बज चुके हैं, चलो खाना खा ले। खाने के दौरान हमीद चुप रहा। फरीदी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फरीदी ने खाना ख़त्म करने के बाद पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? हमीद बोला, शहनाज का मामला मुझ पर छोड़ दो। कल ही तो तुमने कहा था कि अब मोहब्बत से तौबा कर ली है। हमीद ने कोई जवाब नहीं दिया। फरीदी बोला, और ये तो अच्छा हुआ, अब तुम अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हो। एक बार तो तुम शहनाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके हो, इस बार फिर सही। हमीद दुखी होकर बोला, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से उसे तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। फरीदी मुस्कुराया, अरे इश्क में तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। अगर वो तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल झेल रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमीद नाराज़ होकर बोला, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप पर कभी बीती होती तो आपको समझ आता। फरीदी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, वाह क्या बात कह दी तुमने। इस दिल पर तो इतनी बीती है कि
ऊपर वाला दुश्मन को भी न दे। हमीद गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगा। फरीदी कड़े लहजे में बोला, तुम कभी कभी इतने बेवकूफ़ क्यों बन जाते हो? मैंने शहनाज का इंतज़ाम पहले ही कर लिया है। हमीद रुक कर उसकी तरफ देखने लगा। फरीदी आगे बोला, मैंने कुछ लोगों को उसके घर की निगरानी के लिए लगा दिया था। आज ऑफिस के सुपरिटेंडेंट से बात करने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया। वो जहाँ भी गई होगी उसकी खबर हमें मिल जाएगी। हमीद ने पूछा, अगर उसे भी ख़त्म कर दिया गया तो? फरीदी ने चिढ़कर कहा, तो फिर मैं तुम दोनों को एक ही कब्र में दफना दूंगा। और वह उठकर कमरे में टहलने लगा। हमीद चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। फरीदी उसकी तरफ मुड़कर नाराज़ लहजे में बोला, जाओ ना, जाकर कैप्टन खावर का सामना करो। हमीद बोला, आप तो बेवजह ही नाराज़ हो जाते हैं। फरीदी कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक नौकर कमरे में आया। उसने कहा, एक बुर्का पहनी हुई महिला आपसे मिलना चाहती है। फरीदी चौंक गया। बुर्का पहनी हुई महिला? अच्छा, उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ। नौकर चला गया। फरीदी बुदबुदाया, ये बुर्का वाली महिला कौन हो सकती है? उसने हमीद को साथ आने का इशारा किया और दोनों ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। वहाँ एक महिला जो सिर से पांव तक काले बुर्के में ढकी हुई थी, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी। फरीदी और हमीद उसके इस व्यवहार को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी अजीब महिला पहले कभी नहीं देखी थी और फिर सवाल उठता था कि आखिर उसने दरवाज़ा बंद क्यों किया। फरीदी का हाथ अनजाने में उसकी कोट की जेब की तरफ चला गया जहाँ उसकी पिस्तौल थी। उसने आखिरकार वह दरवाज़ा भी बंद कर दिया जिससे वे कमरे में दाखिल हुए थे और फिर उसने अपना नकाब हटा दिया। ओह! फरीदी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, कौन? जबार खान? जी हाँ, वह एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला। फरीदी ने कड़े लहजे में पूछा, इसका क्या मतलब है? मुझे पता है कि जेल की अंधेरी कोठरी मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन उससे बेहतर है मौत। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। फरीदी ने नरम लहजे में पूछा, आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। वो बोला, सिर्फ आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हमीद झुंझला कर बोला, कुछ बोलो भी। वह आगे बोला, मैं हसीना के कत्ल का कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। फरीदी ने लापरवाही से पूछा, कौन हसीना? वही जो दिलकुशा होटल में मारी गई थी। फरीदी ने कहा, अच्छा, तो तुमने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया और खुद को पुलिस के हवाले करने आए हो। बेहतर है कि सीधे थाने जाकर अपना बयान दे दो। मेरे पास आने का क्या फ़ायदा? जबार खान घबरा कर बोला, आप मुझे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। फरीदी ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं ऐसे आदमी को अपने पास से सही सलामत जाने दूंगा जिसे पुलिस 4 साल से ढूंढ रही है? जबार खान ने कहा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि उसी तरह मेरी जान बच सकती है। फरीदी ने कहा, तो फिर सीधे थाने चले जाओ। जबार खान डरते हुए बोला, और अगर रास्ते में ही किसी ने मुझे ख़त्म कर दिया तो? डरते डरते ही तो मैं यहाँ तक आया हूँ। फरीदी उसे ध्यान से देख रहा था। फरीदी ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? जबार खान बोला, इसी शहर में। नाम बदल कर मैं एक अनाथालय में नौकरी कर रहा था। फरीदी ने कहा, तो क्या तुम पुलिस को अपने बारे में बताना चाहते हो? जबार खान बोला, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। फरीदी उबासी लेते हुए लापरवाही से बोला, तो बताओ। जबार खान ने कहा, कुछ दिन पहले मुझे डाक से एक लिफाफा मिला जिसमें 100 रुपये का नोट था। फरीदी बीच में बोल पड़ा, बड़े खुशकिस्मत हो तुम। जबार खान बोला, नहीं, उसी नोट से मेरी बदकिस्मती शुरू हुई। फरीदी ने कहा, ठीक है, आगे बताओ। उस नोट के साथ एक खत भी था। उसमें लिखा था कि मुझे रात 12 बजे एक सुनसान सड़क पर जाना है और जो काम मुझे दिया जाएगा उसके बदले मुझे 3000 रुपये मिलेंगे। 1500 रुपये काम की हामी करते ही और
1500 काम पूरा होने पर। फरीदी ने पूछा, क्या वो खत तुम्हारे असली नाम पर आया था? जबार खान बोला, नहीं, लिफाफे पर वही नाम लिखा था जो मैंने बाद में अपनाया था, सईद अहमद। पहले तो मुझे लगा कि शायद पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन फिर सोचा कि अगर पुलिस को पता होता तो वे इतना खर्च क्यों करते? सिर्फ 100 रुपये भेजकर मुझे बुलाने का क्या मतलब? फरीदी ने कहा, कहानी को छोटा करो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जवाहर खान आगे बोला, आखिरकार बहुत सोचने के बाद मैं रात 12 बजे सर्कुलर रोड पर गया। एक कुएं के पास पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी और किसी ने मेरा असली नाम लेकर मुझे पुकारा। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कार के पास गया, लेकिन अंदर अंधेरा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका और शायद अब उसकी आवाज़ भी पहचान न सकूं, क्योंकि वो अपनी आवाज़ को दबाकर बोल रहा था। जबार खान ने आगे बताया, उस आदमी ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने को कहा जिसे आसानी से पहचाना न जा सके, ताकि वह हसीना की हत्या कर सके। आप जानते होंगे कि मैंने आज तक कभी हत्या जैसे काम नहीं किए, लेकिन उन दिनों में पैसों की तंगी में था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो खुद हत्या नहीं करनी, तो मैं इस काम के लिए तैयार हो गया। और मामला भी अजीब और दिलचस्प था। वह सिर्फ एक रोमांस की वजह से उसे मार रहा था। मोटर वाले ने मुझे बताया कि हसीना से एक रुमाल लेने के बाद उसे मार दिया जाएगा। मैं मान गया। मुझे उसी समय 1500 रुपये मिल गए और एक कागज़ भी मिला जिसमें हत्या की पूरी योजना और सावधानियां लिखी थी। वो कागज़ अभी भी मेरे पास है। मैंने उससे अगले दिन मिलने का वादा किया, लेकिन वो ये काम उसी रात करना चाहता था। उसने कहा कि जो भी उसे मारकर रुमाल लाएगा उसे अलग से 1000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने उसे कहा कि मैं ये काम अगली ही रात कर दूंगा। मेरे दिमाग में एक आदमी था, वही जो उस रात दिलकुशा होटल के बाहर मारा गया। मैंने उसे तैयार किया। वो एक साधारण मजदूर था। मैंने मोटर वाले की योजना के अनुसार उसे अच्छा सूट पहनाकर दिलकुशा होटल में भेज दिया, और जब वह होटल से बाहर निकला तो किसी ने उसे मार दिया। जबार खान चुप होकर कुछ सोचने लगा। फरीदी ने पूछा, क्या तुम उस समय वहीं मौजूद थे? जबार खान बोला, नहीं, मैं आगे बढ़कर एक चाय खाने में बैठ गया था। मैंने उसे समझा दिया था कि वह रुमाल लेकर सीधे मेरे पास आए, लेकिन उसे किसी ने। फरीदी ने पूछा, तुम्हें बाकी पैसे मिल गए होंगे? जबार खान ने कहा, आज रात 12 बजे मिलेंगे। मुझे आज फिर एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि मैं रात 12 बजे उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाऊं। फरीदी ने कहा, वो खत और हत्या की योजना वाला कागज़ मुझे दो। जबार खान ने जेब से कागज़ निकालकर फरीदी को दे दिए। फरीदी ध्यान से उन्हें पढ़ने लगा। फिर उसने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों भागे चले आए? मैं जानता हूँ कि अगर मैं वहाँ गया तो सुबह तक मेरी लाश ठंड से अकड़ जाएगी, जबार खान ने कहा। फरीदी ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए पूछा, क्यों? जबार खान बोला, क्योंकि वो आदमी बेहद खुफिया तरीके से काम कर रहा है। उसने उस मज़दूर को भी मार दिया। रुमाल लेने के बाद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी उसी खेल का एक मोहरा हूँ जिसे शह से बचने के लिए मार दिया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं पैसे के लालच में वहाँ गया तो मेरा भी वही हाल होगा जो उस मजदूर का हुआ। अब सिर्फ आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। फरीदी सोचते हुए बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा भी वही हाल होगा? जबार खान बोला, मेरा दिल कह रहा है। आप जानते ही हैं कि हम अपराधी लोग दिल की आवाज़ पर भी चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो लोग सड़क पर किसी को गोली मार सकते हैं, वे हसीना को मारकर रुमाल क्यों नहीं ले सकते थे? उन्होंने मुझे किसी मजबूरी की वजह से इस काम में शामिल किया और फिर गुप्त रखने के लिए उस मजदूर को भी मार दिया। तो फिर वे मुझे क्यों जिंदा छोड़ेंगे? मुझे कोई तर्क नहीं सूझता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मेरा भी वही हाल होगा जो उस मजदूर का हुआ। जबार खान चुप होकर कृपा की नज़रों से फरीदी को देखने लगा। फरीदी ने पूछा,
जो आदमी तुमसे सर्कुलर रोड पर मिला था, क्या वो कोई अंग्रेज़ था? जबार खान बोला, अंग्रेज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उर्दू में बात कर रहा था। फरीदी बोला, बहुत से अंग्रेज़ अच्छी उर्दू बोलते हैं। जबार खान घबरा कर बोला, लेकिन उसका लहजा, मैंने आज तक कोई अंग्रेज़ नहीं देखा, शायद उसका लहजा हिंदुस्तानी था। फरीदी सोच में पड़ गया। जबार खान ने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप भी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं। कौन सा केस? वही हसीना वाला। जबार खान बोला, मैं गलती से वहाँ पहुँच गया था और ये रुमाल वाला मामला मेरे गले से उतर नहीं रहा। भला रुमाल, कोई भी समझदार आदमी इस पर यकीन नहीं कर सकता। फरीदी ने कहा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मुझे यही बताया गया था, उस कागज़ में भी वही लिखा है, लेकिन इसके पीछे क्या राज है ये मैं नहीं जानता। तो अब तुम क्या चाहते हो? फरीदी ने पूछा। जबार चिल्ला कर बोला, कितनी बार कहूँ? फरीदी ने लापरवाही से कहा, तुमने एक बार भी नहीं कहा। जबार धीरे से बोला, मैं यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मैं तो सोच रहा था कि मेरी इस सूचना पर आप तुरंत कार्रवाई करेंगे। फरीदी ने कहा, लेकिन तुम्हारी बात में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं तुरंत कूद पड़ूं। जबार बोला, तो फिर मैं निराश हो जाऊं? फरीदी ने कहा, मैं ये भी नहीं कहता। फिर आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? फरीदी ने कहा, मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हें सावधानी से जेल भिजवा सकता हूँ। जबार घबरा कर बोला, क्या वे मुझे जेल में ज़िंदा रहने देंगे? फरीदी ने कहा, ज़िंदा तो तुम कहीं भी नहीं रह सकते। तुम्हारा मरना उतना ही तय है जितना उस आदमी का जो तुम्हें सर्कुलर रोड पर मिला था। जब्बार बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। फरीदी ने कहा, समझ कर भी तुम क्या करोगे? अच्छा, तुम यही रहो, लेकिन इस तरह नहीं, तुम्हें पुलिस की निगरानी में रहना होगा। मुझे मंजूर है, जब्बार ने कहा। फरीदी ने रिसीवर रखा और इंस्पेक्टर जगदीश को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद जगदीश 2 हथियारबंद सिपाहियों के साथ आ गया। जगदीश अपने 2 सशस्त्र सिपाहियों के साथ फरीदी की कोठी पर पहुंच गया। जब्बार खान को देखकर वो चौंक गया। फरीदी ने कहा, हाँ, ये जब्बार खान है, ये खुद को पुलिस के हवाले करने आया है। जगदीश ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा? फरीदी ने आगे कहा, लेकिन ये नहीं बताना चाहता कि उसने ऐसा क्यों किया है। जगदीश कड़े लहजे में बोला, मैं उससे पूछ लूँगा। फरीदी तंज करते हुए बोला, नहीं दरोगा साहब, इसकी ज़रूरत नहीं, आप उसे मजबूर मत कीजिए। जगदीश अर्थपूर्ण नज़रों से फरीदी को देखने लगा। फरीदी ने कहा, आप तब तक यही रहकर उसकी निगरानी करेंगे जब तक मैं वापस नहीं आता। जगदीश ने कहा, इसे थाने में क्यों न रखा जाए? फरीदी झुंझला कर बोला, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। जगदीश जल्दी से बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फरीदी ने कहा, अपने इन दोनों सिपाहियों को भी कमरे से बाहर न जाने देना। फरीदी ने आंख मारते हुए कहा, आज रात मैं जब तक जिंदा हूँ जब्बार खान को अपना मेहमान बनाए रखना चाहता हूँ। फिर उसने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, बाहर किसी को इसकी खबर न होनी पाए, मेरी तरफ से तुम्हें इनाम मिलेगा। एक सिपाही बोला, नहीं साहब, ऐसी बात कैसे हो सकती है? फिर जब्बार खान को ड्राइंग रूम में छोड़कर फरीदी और हमीद बाहर आ गए। फरीदी ने हमीद से कहा, अपना काला सूट पहन लो। हाँ, मैं भी बताता हूँ, फरीदी ने कहा और अपने सोने के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वह काले सूट में बाहर निकला। हमीद ने भी उसकी हिदायत के अनुसार काला सूट पहन लिया था। फरीदी ने अपनी जेब में रखा पिस्तौल निकालते हुए कहा, रिवॉल्वर भी साथ लेते चलो। रात बहुत अंधेरी और बहुत ठंडी थी। तारे ऐसे काँप रहे थे जैसे वे बर्फ़ के तूफान में फंसकर अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। कभी कभी झिंगुरों की आवाज़ अचानक रुक जाती और ऐसा लगता जैसे सन्नाटे का क्रम टूट गया हो। सर्कुलर रोड जो शहर में रोशनी से भरी रहती थी, अब शहर के बाहरी वीरान इलाके में आकर अंधेरे की गोद में डूब चुकी थी। उसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ और कहीं कहीं घनी झाड़ियाँ थीं। अचानक सड़क पर रोशनी की लंबी लंबी रेखाएं दिखाई देने लगी।
और दूर एक कार की हेडलाइट नजर आई। कार तेजी से आ रही थी। पीपल के पुराने पेड़ के पास आकर उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई और फिर कुछ दूरी पर जाकर रुक गई, लेकिन इंजन बंद नहीं किया गया। इंजन की हल्की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। हेडलाइट्स बुझा दी गई। किसी ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पीपल के पेड़ की ओर देखा। वहाँ एक अंधेरा सा साया हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जबार खान, कार वाले ने धीमी आवाज़ में कहा, करीब आओ। वो साया धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान कार वाले का हाथ जेब में गया। उसने पिस्तौल निकाला और उसकी नाल कार की खिड़की पर रख दी, लेकिन कार की ओर बढ़ता साया इससे बेखबर था। वो कार से करीब 1.5 फुट दूर खड़ा हो गया। कार वाले ने पिस्तौल मजबूती से पकड़ लिया। पल भर में कार की दूसरी खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा, लेकिन कार वाले को इसका पता ही नहीं चला। पीछे से आवाज़ आई, खबरदार, अपना पिस्तौल सड़क पर गिरा दो। कार वाले की गर्दन पर ठंडी धातु यानी पिस्तौल टिक गई। फिर आवाज़ आई, पिस्तौल गिरा दो, वरना अगर ज़रा भी हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। कार वाले का पिस्तौल सड़क पर गिर पड़ा। उसके सामने खड़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। कैप्टन खावर, नीचे उतर आओ, उसने धीरे से कहा। कार वाले ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? इंस्पेक्टर फरीदी, सामने खड़े आदमी ने कहा। पीछे से सर्जेंट हमीद ने पूछा, शहनाज कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, नीचे उतर आओ, आखिर फरीदी ने कहा और कार का दरवाज़ा खोल दिया। कार के इंजन की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। कार वाले ने एक पैर नीचे रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उतर रहा हो, लेकिन अंधेरे में फरीदी यह देख नहीं सका कि कार वाला चुपके से अपना हाथ गियर पर ले जा रहा था। अचानक फरीदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इंजन बंद करने ही वाला था कि कार अचानक झटके से आगे बढ़ गई। सर्जेंट हमीद दूसरी तरफ सड़क के किनारे गिर पड़ा और फरीदी वहीं खड़ा रह गया। हमीद ने कई बार गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन कार अब गोली की पहुंच से दूर जा चुकी थी। फरीदी झुंझला कर बोला, तुम बेवजह कार को ख़राब कर रहे हो। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि हाथ बढ़ाकर इंजन बंद कर देते। हमीद हाफते हुए बोला, मैं क्या करता? फरीदी तंज करते हुए बोला, हाँ, तुम क्या कर सकते थे? कैप्टन का नाम सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। शायद मेरे सिर में चोट लग गई है, हमीद शर्मिंदा होकर बोला। फरीदी ने झुककर सड़क से कैप्टन खावर का पिस्तौल उठा लिया। दोनों एक तरफ चलने लगे। थोड़ी देर बाद हमीद ने पूछा, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? क्या मुझे ही इसका ख्याल रखना चाहिए था? फरीदी बोला, कोई बात नहीं, अब ये लोग बच नहीं सकते। तभी एक कार तेज़ी से उनके पास से गुजर गई। हमीद ने कहा, हमें उस कार का पीछा करना चाहिए था। फरीदी ने कहा, लेकिन उस कार में कौन था? उसने तो हेडलाइट्स भी नहीं जलाई। हमीद बोला, शायद कोई होगा, यहाँ वीराने में कौन चेकिंग करेगा? फरीदी कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, लेकिन वो बहुत शानदार कार थी, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं सुनाई दी। कुछ देर बाद हमीद बोला, कहीं उस कार में इस गिरोह का सरगना तो नहीं था? शायद वही कैप्टन खावर को ख़त्म करने गया हो। फरीदी ने पूछा, तुम्हारा मतलब कैप्टन खावर जब्बार को मारता और वो कैप्टन खावर को? फरीदी ने कहा, खैर, इस मामले में हमें बड़ा झटका लगा है। जब्बार के बाद अब हमें एक और बड़ी चुनौती मिली है, जिससे निपटना आसान नहीं है। हमीद हंसकर बोला, मेरे तो दांत ही दर्द करने लगे हैं। फरीदी बोला, चलो जल्दी करो, मुझे लगता है अब 1:30 बज चुके होंगे, अब कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। दोनों तेज़ कदमों से चलने लगे। हमीद ने पूछा, आखिर वो कौन था जो हमारे तहखाने से भाग निकला? फरीदी कुछ सोचते हुए बोला। हमीद रुक कर बोला, जी? फरीदी ने कहा, चलते रहो, ये कोई इतनी बड़ी हैरान करने वाली बात नहीं है। हमीद हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता आप किस मूड में हैं, शायद इस असफलता का असर आपके दिमाग पर पड़ा है। फरीदी ने गंभीरता से कहा, यानी मेरा दिमाग खराब हो गया है? हमीद बोला, मैं ये नहीं कह रहा, अगर वह साया मुख्ताल था तो शायद उसे शराब पिलाने वाला कोई हमशक्ल था। फरीदी ने कहा, हमशक्ल कहो,
हमजाद नहीं। मैं तुम्हें मेकअप करके साया बना सकता हूँ और खुद फजील बन सकता हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं उसकी बातों से प्रभावित हो गया था? बिल्कुल नहीं। मुझे बस इस बात का यकीन था कि वो मेरे तहखाने से बाहर नहीं जा सकता। हमीद ने कहा, लेकिन आपने उस समय अपना शक जाहिर नहीं किया। फरीदी बोला, ज़रूरी नहीं समझा। वो अरबी बोल रहा था, लेकिन उसका लहजा ये साबित नहीं करता था कि वह असली अरब है। हमीद ने पूछा, आखिर सर बथाल की इस हरकत का क्या मतलब था? फरीदी सोचते हुए बोला, संभव है कि वह हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचकर यहाँ से निकलना चाहता हो। अगर वह उस रुमाल को हासिल करना चाहता था तो फिर उसने मिस्र जाने के लिए वीज़ा की अर्ज़ी क्यों दी? इससे तो यही साबित होता है कि रुमाल उसके पास है। शायद उसे पता है कि तुम उसकी हरकत पर नज़र रख रहे हो, इसलिए उसने हमें धोखा देने के लिए ये योजना बनाई। उसकी बुद्धिमानी पर मैं हैरान हूँ। वो अरबों की तरह ही अरबी में बोल रहा था। फरीदी ने कहा, मैं पहले से ही इसके लिए तैयार था। ये एक तरह की कृत्रिम मानसिक प्रतिक्रिया थी। उस समय मुझे लगा कि मैं अपनी चालाकी पर खुद ही खुश हो रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने से भी ज़्यादा किसी को बेवकूफ़ नहीं समझता। और फिर भी मैं उस पर शक कर रहा था। हमीद ने पूछा, तो क्या उसी समय आपने पहचान लिया था कि वह सर बथाल है? फरीदी ने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे शक ज़रूर था, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह खुद सर बथाल है। हमीद ने कहा, सच तो यह है कि अभी भी ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। फरीदी बोला, खैर देखेंगे, इस राज का पर्दा भी कभी न कभी उठेगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बिना सोचे समझे हर बात मान लो। करीब 4 बजे वे घर पहुँचे। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। फरीदी घबरा गया और बोला, ये लोग कहाँ गए? क्या इन बेवकूफ़ों ने उसे थाने पहुँचा दिया? हमीद बोला, किसी को जगाकर पूछ लेते हैं। फरीदी फ़ोन की तरफ बढ़ा। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, थाने में कौन ड्यूटी पर है? ओह, ज़रा जगदीश को बुलाओ। उसने रिसीवर रख दिया और हमीद की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन उठाया। हेलो जगदीश। फरीदी गुस्से में बोला, क्या हाल है? चोट कैसे लगी? चेहरा खून से लथपथ था। तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें बुलाकर गलती की। सोचा था कि तुम्हें कुछ समझ आ गई होगी। अब आगे सावधानी रखूँगा। फरीदी ने गुस्से में रिसीवर रख दिया और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अचानक मेज़ पर ज़ोर से मुक्का मारा और घूमकर हमीद को घूरने लगा। हमीद डरते हुए बोला, क्या हुआ? फरीदी दहाड़ा, वो लोग जबार को लेकर भाग गए। हमीद हैरानी से बोला, लेकर भाग गए? कैप्टन खावर सर्कुलर रोड के मोड़ पर अपनी टूटी हुई कार में मृत पाया गया है। उसकी दाई कनपट्टी पर। हमीद चौंक गया और उसकी नज़रें फरीदी की तरफ उठ गई। सुपरिटेंडेंट कड़े लहजे में बोला, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला? फरीदी ने धीमे से कहा, अगर आप अपना अंदाज़ा बताए तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। सुपरिटेंडेंट ने कहा, हमीद ये खबर सुनकर घबरा क्यों गया? फरीदी ने कहा, क्योंकि उसे कैप्टन खावर के अंजाम का पता था। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, यानी? फरीदी बोला, वही अंजाम जो एक कातिल का होता है। सुपरिटेंडेंट ने गुस्से से पूछा, कौन कातिल? फरीदी ने कहा, कैप्टन खावर। सुपरिटेंडेंट झुंझला कर बोला, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? फरीदी ने कहा, शायद आपको नहीं पता कि वो रुमाल वाला केस मेरे हवाले किया गया है। सुपरिटेंडेंट ने कहा, मुझे पता है। फरीदी बोला, तो फिर कैप्टन खावर की हत्या उसी केस की एक कड़ी है। हसीना से रुमाल छीना गया, मजदूर को कैप्टन खावर ने मार दिया, और हो सकता है कि वह हसीना का भी कातिल हो, और फिर कैप्टन खावर को उसके अपने लोगों ने ख़त्म कर दिया। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तुम मुझे सबूत कैसे दे सकते हो? फरीदी ने कहा,
इस केस का सीधा संबंध डीआईजी से है, सुपरिटेंडेंट ने कहा। अच्छा। फिर उसने हमीद से पूछा, शहनाज कहाँ है? फरीदी मुस्कुराया और बोला, बेचारा हमीद क्या बताएगा, वो तो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शहनाज कहाँ है। कहाँ है? सुपरिटेंडेंट ने गुस्से से पूछा। फरीदी की व्यंग भरी बातचीत ने उसका मूड बिगाड़ दिया था। फरीदी ने सख्त लहजे में कहा, मैं ये नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी इसकी इजाज़त नहीं देती। सुपरिटेंडेंट ने डांटते हुए कहा, मैं तुम्हारा अफसर हूँ। फरीदी मुस्कुराया और बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं, एक बार यूरोप का मशहूर डाकू लियोनार्डो भी काफ़ी समय तक मेरा अफसर रह चुका है। सुपरिटेंडेंट गुस्से से बोला, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? फरीदी ने कहा, आप बेवजह दिल छोटा कर रहे हैं, ये विभाग ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ सहना पड़ता है। सुपरिटेंडेंट झुंझला कर बोला, ये सब ऊपर वालों की गलत नीति का नतीजा है। फरीदी ने कहा, मैं खुदा के अलावा किसी को ऊपर वाला नहीं मानता। सुपरिटेंडेंट बोला, इन बातों को छोड़ो, अगर कोई हर्ज न हो तो मेरे साथ नाश्ता कर लो। फरीदी ने कहा, मैं सूरज निकलने से पहले नाश्ता नहीं करता। ये कहकर सुपरिटेंडेंट पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। हमीद मुस्कुराया और बोला, अजीब आदमी है। थोड़ी देर बाद फरीदी और हमीद भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सर्कुलर रोड के चौराहे पर कैप्टन खावर की कार एक पेड़ से टकराकर उलट गई थी। काफ़ी मुश्किल से उसकी लाश कार के अंदर से निकाली गई थी। 2-3 सब इंस्पेक्टर और डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट वहाँ खड़े थे। फरीदी और हमीद के पहुँचते ही सुपरिटेंडेंट ने गंभीर चेहरा बना लिया। सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे नहीं लगता कि आपकी दखलंदाजी की ज़रूरत है। फरीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह सिविल पुलिस वालों के सामने बहस करे और सुपरिटेंडेंट अपनी बेइज्जती महसूस करे। लेकिन ये बात सिविल पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रही थी कि कैप्टन खावर की मौत गोली लगने से हुई या कार पलटने से। सुपरिटेंडेंट ने अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। उसने फरीदी और हमीद की तरफ एक बार नज़र डाली और कहा, जिस समय ये यहाँ कार मोड़ रहा था, किसी ने उस पर गोली चलाई और कार पेड़ से टकराकर पलट गई। फरीदी के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सिविल पुलिस वाले लाश को वहाँ से ले गए। सुपरिटेंडेंट वही खड़ा रह गया और ताने भरे लहजे में बोला, अब आप लोग क्या कहते हैं? फरीदी ने कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सुपरिटेंडेंट ने अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए कहा, भला आप लोग क्यों सहमत होंगे? फरीदी ने कहा, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ने व्यंग से कहा, जो खुद को समझदार समझता है अक्सर वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। फरीदी मुस्कुराया, मैं बहुत समय से यही सोच रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, रात तुम दोनों कहाँ थे? फरीदी ने गंभीर होकर कहा, कैप्टन खावर का पीछा कर रहे थे। सुपरिटेंडेंट चौंक गया। क्या मतलब? फरीदी ने कहा, मतलब ये है कि हम ये बात फ़िलहाल अपने तक रखना चाहते हैं। सुपरिटेंडेंट ने कहा, तुम इस अपराध को अपनी झूठी बहादुरी के पीछे नहीं छुपा सकते। हमारे पास कैप्टन खावर की रिपोर्ट सुरक्षित है। फरीदी हंसकर बोला, और उस बेचारे को मौत ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। सुपरिटेंडेंट गुस्से से बोला, तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? फरीदी ने गंभीरता से कहा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज ही शहर के बदमाशों से आपके खिलाफ ढेरों रिपोर्ट दर्ज करवा सकता हूँ। फरीदी आगे कह रहा था कि अपराधियों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये चाल चली थी और अब तुम ये दूसरी चाल चल रहे हो। फरीदी मुस्कुराया और बोला, तो आप ये समझते हैं कि कैप्टन खावर के कत्ल में हमारा हाथ है? हम इतने बेवकूफ़ नहीं कि किसी मुर्दे पर गोली चलाए। सुपरिटेंडेंट चौंक कर बोला, मुर्दे पर? फरीदी ने कहा, हाँ, कार पलटने से पहले उस पर गोली नहीं चलाई गई। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? फरीदी ने समझाया, खून जमने के निशान दिख रहे हैं। रिवॉल्वर की नली उसकी कनपटी पर रख कर गोली चलाई गई थी।
वरना इतनी गहरी जमी हुई परत बनना संभव नहीं था। चलती हुई कार में इतनी नज़दीक से गोली चलाना भी संभव नहीं है और जख्म से खून नहीं निकला। इससे साबित होता है कि लाश ठंडी हो जाने के बाद उस पर गोली चलाई गई। सुपरिटेंडेंट ने तंज करते हुए कहा, बड़ी अच्छी दलील पेश की है तुमने। खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम बताओ कि कैप्टन खावर का पीछा क्यों कर रहे थे? फरीदी ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता। सुपरिटेंडेंट बोला, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ जांच करानी पड़ेगी। फरीदी मुस्कुराया और बोला, ज़रूर, लेकिन यहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो मेरे खिलाफ जांच करके कोई काम की बात निकाल सके। सुपरिटेंडेंट ने कहा, फरीदी, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। फरीदी ने शांत होकर कहा, आपकी ये राय सही नहीं है। सुपरिटेंडेंट बोला, देखा जाएगा। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर चला गया। फरीदी ने कहा, आओ हमीद। फिर वह उल्टी पड़ी कार की तरफ बढ़ा और बोला, अगर इन लोगों ने थोड़ा भी समझदारी दिखाई होती तो हमें अपराधी साबित करना उनके लिए आसान होता। देखो, इस हैंडल पर मेरी उंगलियों के निशान मौजूद है और दूसरी तरफ के हिस्से पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी होंगे। फरीदी ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर हैंडल साफ कर दिया और फिर खिड़की के दूसरी तरफ भी रुमाल फेरने लगा। हमीद ने पूछा, आखिर सुपरिटेंडेंट साहब हमारे दुश्मन क्यों बन रहे हैं? फरीदी ने कहा, कुछ लोग स्वभाव से ऐसे ही होते हैं, मैं इसे ज़्यादा महत्व नहीं देता। वो कार के टूटे हुए हिस्सों को ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद फरीदी बोला, कुछ भी काम की बात पता नहीं चल सकती, चलो यहाँ से चलते हैं। हमीद ने कहा, शहनाज न जाने कहाँ होगी। फरीदी बोला, सर बथाल के पास। हमीद चौंका, लेकिन? फरीदी ने कहा, अब बिना खुलकर सामने आए काम नहीं चलेगा।